गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप लोग का सीएस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले मैं ये बता दूं, आप लोगों को कोई भी तरह का परेशानी अगर हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये, तो आप मैसेज कीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन है उसको यानी कि इस नंबर पे आपको भेजना है। तो हम फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर का पूरा कंटेंट्स, ऑल टू ऑल कंटेंट्स को बताएंगे आपको। उसमें से भी अगर कोई परेशानी रह जाती है न्यूमेरिकल्स वगैरह सबका, यानी कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आए, तो अदरवाइज और भी कोई क्वेश्चंस जैसे आईटीआई का जो है क्वेश्चंस कुछ रहता है न्यूमेरिकल्स वगैरह सब, तो आप उस पर मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या जानेंगे, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम प्रकाश नहीं रहे तो हमको कोई भी चीज नहीं दिखेगी। तो आखिर ये प्रकाश रहने पर हमको दिखती कैसे है वस्तु। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, तो वह प्रकाश उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे पेन है, ये प्रकाश, जैसे इसकी लाइट यहाँ पे पड़ रही है और ये लाइट इस पेन से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जो पहुंचती है, तब ही हम इसे देख पाते हैं या फिर हमको ये देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो जाने हम क्या, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इनके स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या सब हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश के दो स्रोत हैं हमारे जो है वातावरण में। जो है प्रकाश के कितने स्रोत हैं, दो स्रोत हैं। एक क्या, मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया स्रोत है। तो वह मानव निर्मित कौन कौन सा स्रोत प्रकाश का, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि, टॉर्च वगैरह सब जो भी है मानव निर्मित है। और दूसरा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, सूर्य और तारे और सब चीजें हैं जो कि प्राकृतिक स्रोत हैं, जो हमें गॉड गिफ्टेड मिली है पहले से, यानी कि प्राकृतिक में मौजूद जो है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत। तो अब आते हैं इसके आगे नेक्स्ट, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। किसके बारे में आप जानेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये जलता हुआ बल्ब ही प्रदीप्त है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो बल्ब लाइट ऑफ है वो बल्ब सिर्फ जो है प्रदीप्त नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये अभी जस्ट बताया वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। तो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, यानी कि वह क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो जैसे जो कौन कौन सा ऐसा चीज है जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे हो गया पेन, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, कॉपी, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपका, टेबल, कुर्सी, चेयर जो भी है वो सारे क्या है, यानी कि जो आपका प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अब आते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन, किसके बारे में, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश किस पे पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है यानी धूल कण पर जब पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जैसे प्रकाश जब पड़ता है यानी कि जो है सूक्ष्म कणों पर, धूल कण पर जब पड़ता है तो वे कण उन पर क्या पड़ने वाला प्रकाश को क्या कर सकता है, थोड़ा सा यानी कि जो है ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा और फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देता है। फिर जो छोटा छोटा कण है वो पहले ऊर्जा को अवशोषित करता है प्रकाश की किरण को, फिर जो है वो अपने यानी कि जो है अपने चारों ओर फैला देता है। तो
और विकिरित कर देता है या फैला देता है, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। समझेंगे फिर से। तो जब हमारे वातावरण में बहुत सारे धूलकण हैं, तो वह धूलकण क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश की किरण उस धूलकण पे पड़ता है तो एक धूलकण नहीं होता, बहुत सारे असंख्य धूलकण होते हैं। तो वह एक एक धूलकण जो है प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को यानी कि जो है अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है, फिर क्या कर लेता है, वह चारों ओर फैला देता है। चारों ओर फैलाएगा तो फिर दूसरे कणों पे पड़ेगा, फिर नेक्स्ट कणों पे पड़ेगा, वो उसको। तो इससे क्या होता है कि जो सूर्य की प्रकाश की किरण हम देखते हैं कि जहां पे सूर्य की प्रकाश की किरण डायरेक्ट वे में नहीं पड़ता, फिर भी हम वहां पे वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वह क्यों देख पाते हैं? इसी प्रकीर्णन के कारण हम देख पाते हैं, क्योंकि एक कण दूसरे कण को यानी कि जो है ट्रांसफर करता है प्रकाश अवशोषित करके ऊर्जा, फिर वो उसको करेगा, वो उसको। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जहां पे डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश की किरण नहीं पड़ता वहां भी जो है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सूर्य की प्रकाश जहां पे नहीं पड़ता है उस भी वस्तु को देख पाते हैं। तो वह किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरण क्या होता है, यानी कि किरण क्या होता है? तो जलती हुई वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करती है, यानी कि जब कोई जलती हुई वस्तु जो है उससे जब प्रकाश निकलता है तो जिस रेखा पर गमन करती है उसी रेखा को किरण कहते हैं। यानी जब मोमबत्तियां जलती है तो मोमबत्ती जलेगा तो ये प्रकाश की किरण जाएगी इधर से, तो प्रकाश की किरण किसी न किसी जो है रेखा पर गमन करेगा। रेखा पर जो गमन करेगा तो जो उस रेखा पर जो गमन करेगा उसी रेखा को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो अब किरण के बाद किरण पुंज। किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश का जो किरण जो होता है उनका जो पूरा समूह होता है, ए लॉट ऑफ यानी रे, तो उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? पैरेलल बीम। जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि जो है यह जो है समांतर किरण पुंज यहाँ पे दिखाया गया है कि समांतर किरण पुंज कैसे होता है। मान चलिए एक प्रकाश की किरण यहाँ पे चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ये भी एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो जो वैसा किरण पुंज जब यानी कि उसकी सारी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि जो है जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लिए कि ये जो है रोशनी इधर से आ रही लाइट, तो यह क्या हो रहा है? एक बिंदु पे आके मिल रही है। क्या हो रहा है? ये एक बिंदु पे आके मिल रही, सारी किरणें जो है एक बिंदु के पर आकर जो मिलती है उसे क्या करेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। तो स्टूडेंट अब आते हैं अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो जैसे कि जो है यह किरण पुंज क्या होता है? एक बिंदु से यानी कि छोटा सा लाइट क्या होता है आगे चल के क्या हो जाता है? फैलते चले जाता है। तो क्या बोलेंगे इसको? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। तो ये 3 तरह के किरण पुंज होते हैं। कौन कौन सा अभी पढ़े हम लोग? समांतर किरण पुंज जो कि जो है एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है, यानी कि समांतर होता है, तो वह क्या होता है? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। और अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसकी जो है सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती जाती है उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब आते हैं प्रकाश का माध्यम। तो प्रकाश का माध्यम क्या होता है? तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश किसी भी माध्यम से होके गुजरता है, कि कोई भी माध्यम हो तो वह क्या कहलाता है? वह प्रकाश का
माध्यम कहलाता है। तो जैसे हवा से होके भी गुजरता है प्रकाश, और पानी से भी होके गुजरता है, कांच से भी होके गुजरता है, और तेल से भी होके गुजरता है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रकाश का माध्यम है। तो अब जो है इसके बाद पारदर्शक, अपारदर्शक तथा पारभाषक के बारे में जानेंगे। तो पारदर्शक क्या होता है, और अपारदर्शक क्या होता है, और पारभाषक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। पारदर्शक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो पारदर्शक जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर सकती है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि जो है वैसा माध्यम, यानी कि जो है जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो सके। जैसे कि जो है आपका हो गया हवा, भी हो गया, हवा भी एक माध्यम है जिससे प्रकाश, अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो इससे आर पार दिखाई पड़ जाता है। तो पानी भी हो गया, पानी भी जो है आपका जो है, पानी में भी टॉर्च जलाते हैं तो वह भी क्या करता है, आर पार दिखाई दे देता है। कांच भी हो गया, कांच में भी अगर हम लाइट जलाते हैं तो कांच में यानी कि जो है उससे रोशनी आर पार हो जाता है, वो भी कांच पूरा साफ होनी चाहिए। हवा इत्यादि, ये सारी चीज क्या है, पारदर्शक है। तो अब आते हैं अपारदर्शक क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आर पार गमन नहीं कर सकती है तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो जैसे पारदर्शक में क्या हो रहा था कि हमारे जो है प्रकाश की किरण आर पार हो रहा था, और अपारदर्शक में क्या होता है, प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाता। तो जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर, इस पे अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो यह इससे जो लाइट जो है लकड़ी से यानी आर पार नहीं हो पाता, इसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। अब आते हैं पारभाषक। पारभाषक क्या होता है, पारभाषक जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में आर पार कर सके, यानी कि जो है इस माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की किरण अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में आर पार कर सकता है, उसे पारभाषक माध्यम कहा जाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, अगर स्टूडेंट पूरा कांच अगर घिसा हुआ रहे तो वह पारभाषक कहलाएगा, क्योंकि जो है उसमें लाइट आर पार पूरी तरह से नहीं हो पाता। वह क्या करता है, घिसा हुआ जो रहता है वो कुछ न कुछ अवशोषित कर लेता है। तो उसके बाद तेल लगा हुआ कागज आप भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई पेपर है उसमें तेल लगा दें, उसके बाद जो है उस पर लाइट जलाएं तो वह भी क्या कर लेगा, थोड़ा सा अपने अंदर प्रकाश को अवशोषित करेगा, तब फिर देन रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश को पास करेगा। फिर दूध भी हो सकता है, घना धुआं भी हो सकता है इत्यादि, ये सब क्या है, पारभाषक है। तो पारभाषक समझ में आया, जिससे प्रकाश की किरण अल्प मात्रा में आर पार कर सके उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन को जानेंगे। प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, जिससे कि प्रकाश के परावर्तन का जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आए हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसको बोलेंगे, जब किसी वस्तु से लाइट यानी कि जो प्रकाश इस पर वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है और इससे टकरा जो जाता है, इस लौटने को ही, टकरा करके जो लौटने को ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये समझ में आया। अब कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम हैं। क्या होता है, तो एक क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कैसे होता है इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले एक क्या करेंगे, एक समतल दर्पण लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक समतल दर्पण लेंगे। इस समतल दर्पण पर क्या करेंगे, हम लोग एक साइड से टॉर्च को जलाएंगे, लेजर लाइट या फिर जो है छोटा सा लाइट जलाएंगे। तो टॉर्च जब जलाएंगे, लेजर लाइट जब जलाएंगे तो यह समतल दर्पण पर जो है यानी कि जो आके फिर वो अपनी जितनी एंगल में यह यानी कि जो है मुड़ा है, फिर उतनी एंगल में जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस पे हम क्या करते हैं, बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं। तो अभिलंब इसलिए डालते हैं यानी कि दोनों की जो है यानी कि बीच में ये क्या कर देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। तो मान लेते हैं मैंने क्या है, समतल दर्पण है जिसपे आपतित किरण P और Q है और परावर्तित किरण क्या है, Q और R है। तो
तो इस पे जो है लंब सब क्या है, तीनों एक ही तल में है। मैंने अभी जस्ट बताया आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो आपतित होकर परावर्तित हो गया है तो जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु होगा जहां पर से टकरा के लौट रहा है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलते हैं। और इस पे डाला गया लंब, देखिए तीनों क्या है, एक ही तल में है, एक आपतन आपतित किरण और आपतन बिंदु, और क्या है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। टी और क्यू तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें क्या है कि ये डाला गया लंब जो है ये आपतित किरण और डाला गया लंब के बीच में जितने भी डिग्री का कोण बनेगा, तो अगर मान लिए कि ये 30 डिग्री बन गया, 30 डिग्री बन गया तो इधर भी क्या बनेगा, 30 डिग्री ही बनेगा। यानी कि जो है यह जो है तो क्या होता है, दोनों का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एमएन एक यहाँ पे मैंने भी समझाया कि एमएन एक समतल दर्पण है, क्यू आर एक परावर्तित किरण है, टी क्यू अभिलंब है और पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आपतन बिंदु है और कोण पी क्यू टी ये क्या है, आई है। इंसिडेंस रे जिसको बोलते हैं, और सॉरी इंसिडेंस रे नहीं बोलते इसको, एंगल बोलते हैं। और परावर्तन कोण टी क्यू आर, यानी टी क्यू आर ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, तो आपतन कोण क्या बोलेंगे, आपतित किरण और डाला गया लंब इसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। क्या स्टूडेंट समझ में आ रहा है। तो पी और टी के बीच यानी आपतित किरण और डाला गया लंब इनके बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। तो परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, तो परावर्तित किरण और उसके बीच डाला गया लंब उसके बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। कौन सा कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यह प्रकाश के नियम के अकॉर्डिंग। अब आते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने में अगर थोड़ी सी भी परेशानी हुई हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर से आपको समझाया जाएगा। फिर से नहीं तो वीडियो को पूछ करके देखिए, फिर बैक करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब आते हैं प्रतिबिंब। आखिर प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, यानी इमेज। तो प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, जब किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी क्या होता है, जब किसी वस्तु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि जो है अगर आता हुआ प्रकाश का किरण इस दर्पण पर पड़ा तो इस दर्पण पर जो पड़ेगा और जिस बिंदु पर मिलता है, यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यानी कि जैसे कि जो है लाइट इस दर्पण पे पड़ा, इस परावर्तन के बाद किसी न किसी बिंदु पर मिलेगा, तो उस मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। तो समझेंगे फिगर के माध्यम से हम प्रतिबिंब किसको बोलते हैं। तो मैंने बताया जब किसी वस्तु स्रोत से, मान लिए कि मैंने एक एमएनए क्या है, समतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु को रख दिए और इस वस्तु से आती प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, इससे दर्पण से परावर्तित हो गया, इधर परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत को जिस बिंदु पर मिलती है, मान लेते हैं कि ये इधर आएगा, तो यहाँ पे इस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है, तो उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। उसे इस बिंदु स्रोत का, ये जो बिंदु स्रोत यहाँ पे मिला, इसको क्या बोलेंगे, इसका प्रतिबिंब बोलेंगे। तो क्या समझ में आया, किसको बोलेंगे, समझ में आया। जब किसी वस्तु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से जब परावर्तन के बाद, जब दर्पण पे जो पड़ता है प्रकाश की किरणें, उस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें जो आता है वह दर्पण जब पड़ता है तो दर्पण से क्या हो जाता है, वह परावर्तन हो जाता है। उस परावर्तन के बाद जो भी बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ हमें महसूस होता है, प्रतीत होता है, उससे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे हम अपना भी एग्जांपल ले सकते हैं, जब अपने को चेहरे को देखना है तो यानी कि जो है शीशे में
तो हमको क्या दिखता है, हमारा पीछे में शीशे के पीछे क्या दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है। तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब को समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब रियल इमेज, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ता है। क्या होता है, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, जिस बिंदु पर क्या वास्तव में मिलता है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, वही चीज हो जाएगा, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है इसमें, आती हुई प्रतीत होता है। क्या होता है इसमें, आती हुई प्रतीत होता है, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह क्या होता है, सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब समझ में आया आप लोग को। तो क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा यह क्या होता है, सीधा होता है।